आज आरएसएस और बीजेपी की बैठक के दूसरे दिन कुछ गंभीर मुद्दों पर चर्चा हुई, जहां गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा पार से युद्ध विराम के उल्लंघन पर संघ के सामने अपनी रिपोर्ट पेश की। वहीं बीजेपी महासचिव राम माधव ने यह बताया कि कैसे जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ उनकी सरकार चल रही है। इन सब के बीच सबकी नजरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिकी हैं, जो कल इस बैठक में शामिल होंगे। समन्वय बैठक में मोदी के मंत्रियों की पेशी का सिलसिला दूसरे दिन भी चला। पहली पेशी गृह मंत्री राजनाथ सिंह की हुई। आमने सामने नक्सलवाद पर बात हुई। राजनाथ सिंह ने संघ को सरकार की योजना बताई। ये कहा कि सरकार नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास का एजेंडा चला रही है। संघ ने सलाह दी, विकास के कार्य जरूर चलाए जाएं, लेकिन उनमें स्थानीय लोगों की भागीदारी हो। झारखंड हो या छत्तीसगढ़, नक्सली राज्यों के अंदर संघ हमेशा सक्रिय रहा है और वहां के विकास में स्थानीय लोगों की भागीदारी का मॉडल भी संघ का है। इसीलिए इस मॉडल को संघ ने अब सरकार के सामने जो का तो रख दिया है। दूसरी पेशी रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की हुई। चर्चा का मुद्दा रहा सीमा पर सीज फायर। पर्रिकर ने संघ को भरोसा दिया कि पाकिस्तान को माकूल जवाब देने से पीछे नहीं हटेगा भारत। तीसरी पेशी राम माधव की हुई, जो कि कश्मीर में बीजेपी पीडीपी गठबंधन की सरकार के असली आर्किटेक्ट रहे हैं। कभी संघ में रहे राम माधव को यह विश्वास दिलाना पड़ा कि धारा 370 बीजेपी के लिए राजनीतिक नहीं, विचारधारा से जुड़ा मुद्दा है, जिस पर कतई समझौता नहीं हो सकता। संघ ने कहा कि वो चाहता है कि कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास पर पूरा जोर दिया जाए। अब सबकी निगाहें समन्वय समिति की कल की बैठक पर है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शिरकत करने आएंगे। संघ भी 3 दिनों के चिंतन के निचोड़ पर कल अपना नजरिया रखेगा। लेकिन एक बात तो साफ हो गई है कि बीजेपी और संघ का रिश्ता आज भी वही है। वाजपेयी से लेकर मोदी राज तक इसमें कुछ भी नहीं बदला है। हिमांशु मिश्रा के साथ रीमा पराशर, दिल्ली, आज तक। और इसे कभी छुपाने की कोशिश भी नहीं की गई। दरअसल हम आपको बताते हैं कि आरएसएस के एजेंडे पर क्या है। आज सरकार से संघ ने कहा कि सीजफायर उल्लंघन के मामले में वो सख्ती से निपटे। संघ की शिकायत है कि जम्मू कश्मीर में पीडीपी आतंकवादियों से सख्ती से नहीं निपट रही है, यानी पीडीपी से गठबंधन को लेकर अभी भी आरएसएस संतुष्ट नहीं है। यहां तक कि चीन के साथ भी सीमा विवाद पर सख्त रुख दिखाने के पक्ष में संघ ने आज हिदायत दी। कुछ दिनों पहले नगा समझौता हुआ था, उस पर संघ ने मोदी सरकार की तारीफ की, तो बांग्लादेश समझौते पर भी सरकार की पीठ थपथपाई। इस बीच वीएचपी नेता प्रवीण तोगड़िया ने एक विवादित लेख लिखा। संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में तोगड़िया ने लिखा है कि अगर मुसलमान 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं तो उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हिंदुओं के घर खाली करवाने की मुसलमानों के द्वारा प्रक्रिया चल रही है। प्रवीण भाई तोगड़िया एक बार फिर तिलमिला गए हैं। मुस्लिमों की बढ़ती आबादी ने तोगड़िया को फिर से आहत किया है। वो लंबे समय से या तो चुप थे या फिर उनके बयानों को तवज्जो नहीं मिल पा रही थी। लिहाजा तोगड़िया ने इस बार आरएसएस के मंच का इस्तेमाल किया और अपने मुस्लिम विरोधी विचार संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में उड़ेल दिए। एक लेख में तोगड़िया लिखते हैं, भारत 400 से ज्यादा सालों तक मुस्लिम शासन के सामने खड़ा रहा, लेकिन इससे इसकी संस्कृति और माहौल खराब हुआ है। अगर हम अब भी जनसंख्या जिहाद के खिलाफ खड़े नहीं हुए तो जल्द ही भारत एक इस्लामिक देश बन जाएगा। ये तो हुई तोगड़िया की चिंता, लेकिन अब जरा उन उपायों पर भी गौर कीजिए जो प्रवीण भाई की नजर में इस देश की संस्कृति की सुरक्षा के लिए जरूरी है। वो लिखते हैं, समान नागरिक संहिता के अलावा देश में 2 बच्चों की पॉलिसी को भी सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। हर एक मुस्लिम बच्चे के जन्म को सब्सिडाइज करने के बजाय 2 बच्चों के बाद कठोरतम अंकुश लगाया जाना चाहिए। 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले मुस्लिमों पर केस चलना चाहिए। जो मुस्लिम परिवार नियोजन का पालन न करे उसे सरकारी नौकरी न दी जाए। उन्हें राशन कार्ड और शैक्षणिक सुविधाओं से दूर रखा जाए। जरा गौर कीजिएगा, तोगड़िया का ये लेख उस वक्त सामने आया है जब दिल्ली में बीजेपी आरएसएस की बैठक चल रही है। संघ और सरकार एक साथ मिलकर भविष्य का एजेंडा तैयार कर रहे हैं और उनमें एक विषय धर्म आधारित जनगणना का भी है, जिसमें मुस्लिमों की आबादी को तेज रफ्तार से बढ़ता बताया गया है। तो सवाल यही उठ रहा है कि क्या तोगड़िया के इस लेख की टाइमिंग कुछ कह रही है? कई लोग इस तरह के लोग हैं जो रोज इस तरह के बयान देते हैं, लेकिन मुझे देश के समाज में, देश के जनता में यकीन है कि ऐसे लोगों का कोई असर यहाँ
होगा। से ज्यादा की पैदाइश पर मुकदमा चलाने की पैरोकारी हिंदुओं के लिए भी करेंगे। संघ और बीजेपी में विवादास्पद बयान देने वाले नेताओं की फहरिस्त बहुत लंबी है। फिर चाहे परवीन तोगड़िया हो या बीजेपी के कोई और नेता, विवादास्पद बयान दे के सरकार की छवि धूमिल करने का काम वो विपक्ष से ज्यादा अच्छे से करते हैं। ये बात संघ के नेता भी जानते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी। कैमरामैन पिनाकी सेन के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। क्या मोदी सरकार की जरूरत से ज्यादा सख्ती अधिकारियों को रास नहीं आ रही है, या फिर मोदी सरकार की उम्मीदों और अधिकारियों के कामकाज को लेकर तालमेल नहीं बन पा रहा है? ये सवाल उठा है क्योंकि साल भर पूरा होने से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे प्रिय योजना स्वच्छ भारत मिशन की प्रमुख ने सरकार से किनारा कर लिया। जरा गौर से देखिए और पहचानने की कोशिश कीजिए। यही वो जगह है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को साफ सुथरा कर देने का संकल्प लिया था। अपने हाथों में झाड़ू थामकर पहली बार देश ने किसी प्रधानमंत्री को झाड़ू लगाते देखा और ये तस्वीर मोदी सरकार के स्वच्छता मिशन की ट्रेडमार्क बन गई। पिछले साल 2 अक्टूबर को नई दिल्ली के मंदिर मार्ग थाने में इसी जगह पर सफाई करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। तब इस जगह पर कूड़े कचरे का ढेर हुआ करता था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का पत्थर भी यहाँ लगने को तैयार है। लेकिन शुरुआती उत्साह के बाद जैसे जैसे स्वच्छ भारत अभियान आगे बढ़ा, इस काम में लगे मंत्रियों और अधिकारियों को ये बात समझ में आ गई है कि पूरे भारत को साफ और सुंदर बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती है, खासतौर पर इसलिए कि कई राज्य उस तरह का सहयोग नहीं दे रहे हैं जैसा कि प्रधानमंत्री ने उम्मीद की थी। प्रधानमंत्री आए तो ये मामूली जगह भी खास बन गई, साफ सुथरा हो गई, चमक दमक हो गई और पहली सालगिरह पर यादों के पत्थर लगाने की तैयारी भी हो चुकी है। लेकिन उससे पहले भी स्वच्छ भारत अभियान को अमलीजामा पहनाने की जिम्मेदारी जिस अधिकारी के कंधे पर थी, उसका इस्तीफा भी हो गया है। गुजरात काडर की आईएएस विजयलक्ष्मी स्वच्छ भारत मिशन की प्रमुख थी। नौकरी के 3 साल बाकी थे, लेकिन नौकरशाही के आखिरी 3 साल उन्हें गंवारा नहीं हुआ। सवाल उठता है, आखिर क्यों? विजयलक्ष्मी जोशी ने अपने इस्तीफे के पीछे पारिवारिक कारणों का हवाला दिया है। कुछ हद तक ये वजह सही भी हैं। हाल में ही उनकी सास का देहांत हो गया, उनकी बूढ़ी माँ बीमार रहती हैं और गुजरात काडर के आईएएस उनके पति पहले ही वीआरएस ले चुके हैं। लेकिन चर्चा ये भी है कि स्वच्छ भारत मिशन के काम को लेकर उन पर काफी दबाव था। विजयलक्ष्मी जोशी ने इस्तीफे के पीछे पारिवारिक कारणों का हवाला दिया है। कुछ हद तक ये वजह सही भी है। उनकी सास का हाल में ही देहांत हो गया और उनकी बूढ़ी माँ अक्सर बीमार रहती हैं। लेकिन चर्चा ये भी है कि स्वच्छ भारत मिशन के काम को लेकर उन पर काफी दबाव था। सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता मिशन की रफ्तार से खुश नहीं थे। विजयलक्ष्मी जोशी पर दबाव बढ़ रहा था, जिसका नतीजा उनके इस्तीफे की शक्ल में सामने आया। जो माइंडसेट है हमारा, उसको किसी का भी ये इंसानी कमजोरी है कि हम जिन चीज़ों को ठीक मानते हैं अपने तरीके से, और दूसरी चीज़ें उससे बेहतर हों तो दूसरी चीज़ को जोड़ना और पिछली चीज़ को छोड़ना, इसमें समय लगता है। मगर बात सिर्फ विजयलक्ष्मी जोशी के इस्तीफे पर आकर ही खत्म नहीं हो जाती। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या नौकरशाह और मोदी सरकार के बीच सब ठीक नहीं है? कुछ मिसालों पर गौर कीजिए। हाल में ही गृह सचिव एलसी गोयल को झटके से उनके पद से हटा दिया गया, जिसके बाद उन्होंने वीआरएस की अर्जी दे दी। विदेश सचिव सुजाता सिंह को भी आनन फानन में हटाकर एस जयशंकर को विदेश सचिव बना दिया गया। डीआरडीओ के प्रमुख अविनाश चंदर भी अचानक हटा दिए गए। एक साल में दर्जन भर से ज्यादा आईएएस केंद्र सरकार को छोड़कर अपने पेरेंट काडर यानी राज्यों में चले गए। तबादले की तमाम ऐसी अर्जियां सरकार के पास पड़ी हैं। ऐसे में विपक्ष सवाल उठा रहा है। जो अधिकारी कानून और नियम के साथ चलना चाहेगा उसको वीआरएस दिलवाने का काम मैं समझ सकता हूँ ये सरकार दिलवाने का काम कर रही है। प्रजातंत्र के लिए और देश हित में लिए मैं समझ सकता हूँ ये बहुत ही खराब निर्णय है और सरकार को और अधिकारियों को इस पर जरूर अपनी आवाज उठानी चाहिए। तो क्या मोदी सरकार हड़बड़ाहट में है या नौकरशाही उनकी उम्मीदों पर नाकाम साबित हो रही है? कुमार विक्रांत के साथ बालकृष्ण, दिल्ली, आज तक।